हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार रुक्मिणी प्रकाशन के एनटीपीसी क्वेश्चन गाइड वॉल्यूम 3 के सेट नंबर 17 के साथ सेट नंबर 17 में जो जीके के क्वेश्चंस हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा। जीके में जो आर्ट्स सब्जेक्ट और करंट इवेंट्स के जो क्वेश्चंस होंगे, और जीके का पहला क्वेश्चन जो है हम लोग के स्क्रीन पर है, वो इस सेट में सेट नंबर 17 का 61वां क्वेश्चन है, 61 नंबर पर है। तो 61 नंबर क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देखें, फिर उसके ऑप्शंस को डिसाइड करेंगे। क्वेश्चन है, 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? आपके सामने ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन ए में जो गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता, ये भी एक उसका लक्ष्य के रूप में, उसके एक तथ्य के रूप में था। यहाँ पर हमारा है मुख्य लक्ष्य क्या था, यहाँ पर ध्यान देना होगा क्योंकि लिखा हुआ है मुख्य लक्ष्य क्या था। गरीबी उन्मूलन भी उसमें एक लक्ष्य के रूप में था। तो उत्पादक रोजगार की वृद्धि भी उसका लक्ष्य था। निर्धनता उन्मूलन या गरीबी उन्मूलन, ये भी उसका एक बिंदु था। फिर आपका समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान, ये भी था। आत्मनिर्भरता भी था, और जनसंख्या नियंत्रण भी 9वीं पंचवर्षीय योजना का एक लक्ष्य था, एक प्रमुख लक्ष्य था। तो आत्मनिर्भरता और जनसंख्या नियंत्रण, चूंकि जनसंख्या नियंत्रण यहां कहीं है नहीं, तो इसलिए जो डी ऑप्शन हमारा है, आत्मनिर्भरता का निर्माण, आत्मनिर्भरता का निर्माण और जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करना, ये मुख्य लक्ष्य बिंदु के रूप में उसमें रखा गया था। और इसको और भी बातें थी। गरीबी उन्मूलन, जैसा हमने बताया कि गरीबी उन्मूलन भी उसका एक लक्ष्य था, लेकिन इसमें जनसंख्या नियंत्रण पर ज़्यादा जोर दिया गया था, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति पर ज़्यादा जोर दिया गया था। और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का जो बात है उसमें बहुत कुछ चीज़ें साथ साथ आ जाती हैं। रोजगार में वृद्धि करना, रोजगार के अवसर निकालना, ये सब भी आत्मनिर्भरता में आ जाता है। तो आत्मनिर्भरता का निर्माण और जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करना, ये डी ऑप्शन में है। इसलिए 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था, इसमें आंसर डिसाइड होगा आपका डी। अब देखिए, ये पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन की संभावना बनी रहती है। पंचवर्षीय योजना आयोग का गठन 1950 में, और पहली पंचवर्षीय योजना, ये योजना का एक क्रम आप जरूर याद रखेंगे। पहली पंचवर्षीय योजना जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था, वो आपका कब से कब, तो 1951 से 1956। सेकेंड, दूसरी पंचवर्षीय योजना कब, तो 1956 से 1961। तीसरी, थर्ड, तो 1961 से 5 वर्ष जोड़िए 66। और यहां पर शायद एक बार और मैं बताया था, यहां पर एक गैप आता है, इसको जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। 1966 से 1969, ये इसमें कोई पंचवर्षीय योजना इसमें नहीं शुरू हुआ। और इस काल को प्लान हॉलिडे कहा जाता है, प्लान हॉलिडे या योजना अवकाश, योजना अवकाश। तो ये क्वेश्चन अगर आएगा कि योजना अवकाश का काल या पीरियड, किस पीरियड को योजना अवकाश कहते हैं, तो 1966 से 1969। फिर आप देखिएगा चौथी जो हुआ, फोर्थ, वो 1969 से 5 वर्ष जोड़िएगा तो 1974 जाएगा। फिर फिफ्थ, पांचवी, तो 1974 से 1974।
से 5 वर्ष जाइएगा तो 1979 होगा। अब यहाँ एक चीज़ याद रखना ये है कि ये 5वीं पंचवर्षीय योजना अपने पीरियड को, अपने कार्यकाल को पूरा नहीं की। क्यों? क्योंकि 77 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आई, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, और उस 77 में आई तो वो सरकार फिर एक प्लान शुरू की, और वो 1978 से, उसका काल बोला गया 1978 से 83 के लिए, 1983 के लिए। लेकिन ये भी अपने पूरा काल को पूरा नहीं की। 80 में ये सरकार खत्म हो जाती है और यहाँ पर फिर 80 तक ही ये चली, लेकिन इसका पीरियड दिया गया था 83 तक। और ये जो जनता पार्टी की सरकार द्वारा ये जो योजना इस समय शुरू किया गया था, ये 5 वर्षों की जो योजना दिया गया, इसका नाम रखा गया था अनवरत योजना। अनवरत योजना, इसको रोलिंग प्लान भी बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स रहता है कि रोलिंग प्लान का पीरियड। अब 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पर आपको बताया, 2 फैक्ट्स बताया। जो क्वेश्चन आता है कि प्लान हॉलीडे योजना अवकाश का पीरियड क्या, तो आप बताओगे 1966 से 69। और रोलिंग प्लान का पीरियड क्या दिया गया था? रोलिंग प्लान अनवरत योजना जो जनता पार्टी की सरकार द्वारा शुरू की गई, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री, 1978 से 83 दिया गया। लेकिन ये चला कब तक? 80 तक। जनता पार्टी की सरकार चली जाती है, फिर कांग्रेस की सरकार, इंदिरा गांधी फिर प्रधानमंत्री बनती हैं, और फिर 1980 से तो कौन सा हो गया? 6th 5 ईयर प्लान। तो ये 1980 से 85, 1985, फिर 7वीं 7th, तो 1985 से 90, ये 85 है, 85, 1985 से 90। फिर यहां पर याद रखोगे कि फिर 90 से 92, 1990 से 1992 यहां भी कोई प्लान नहीं चला। अब यहां पर क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स कि ये जो पहला योजना अवकाश हुआ 66 से 69, उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे कारण था, खास करके मैं एक बार और बताया था कि आप देखोगे इस समय 61 से 66 के दौरान 62 का युद्ध हुआ, भारत पाक 62 में चाइना के साथ, 65 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध, और 65 से 66 के वित्तीय वर्ष में अकाल की स्थिति भी रही। तो आर्थिक स्थिति, देश की आर्थिक स्थिति कुछ डमाडोल हुई, और इसलिए कोई 5 ईयर प्लान नहीं घोषित किया गया था। यहाँ पर एक वर्ष का 3 प्लान घोषित हुआ था। तो वार्षिक योजनाएं कब घोषित हुई, ऐसी भी बात आता है, तो आप बोलोगे इसमें। यहाँ 90 से 92 में जो 5 ईयर प्लान नहीं घोषित होने का कारण ये रहा, राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। तो राजनीतिक अस्थिरता, ये कारण पूछता है क्वेश्चन में, किस कारण से? तो राजनीतिक अस्थिरता के कारण से। उसके बाद फिर 5 ईयर प्लान क्रम अपना बनाते जाओ। उसके बाद अब क्या करना है कि हर 5 ईयर प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहा वो जानना है, किसमें कौन सा काम हुआ और किसका क्या मुख्य लक्ष्य था। उसी तरह का हमारा क्वेश्चन है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना, तो अभी तक 7वीं तक हम लोग बात किए, 7वीं के बाद जो 8वीं आएगा, 8th 5 ईयर प्लान जो होगा, तो आप 1992 से होगा, 1992 से 97 हो जाएगा। और मैं बताया कि इसके बाद रेगुलर है। फिर 9th 5 ईयर प्लान जो आया वो 1997 से 2004, 1997 से 2004 ये 9th 5 ईयर प्लान का काल हुआ। 1997 से, मैं गलत बोल दिया, 4 नहीं, आप 5 साल जोड़ोगे ना, 1997 से 2002 सॉरी, क्योंकि मेन जो क्वेश्चन था उसी का हम लोग 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, काल क्या था, तो 1997 से 2002,
1997 से 2002 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का काल रहा 1997 से 2002, यानी 1 अप्रैल से शुरू हो, 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002। और क्वेश्चन हमारा था 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो मुख्य लक्ष्य आत्मनिर्भरता का निर्माण और जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करना। तो आंसर हमारा डी हुआ। 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1997 से 2002 और उसके बाद 5-5 वर्ष का देख लो। और ये मैं बताया, जो इसमें खास करके बताया कि ये फर्स्ट योजना अवकाश का कार्यकाल कब रहा, फिर कब गैप आया 1990 से 92, इस गैप और इस गैप के होने का क्या पीछे क्या कारण था, ये क्वेश्चन हम लोग का बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत निम्नांकित में किस वर्ष की गई? अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो ये वर्ष 2000 ईस्वी में अंत्योदय योजना की शुरुआत वर्ष 2000 ईस्वी में हुई। जैसा कि योजना का नाम है, ये योजना है अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना, अन्न अनाज, ग्रेन, अंत्योदय, अंत जोड़ उदय से बना है अंत्योदय। यानी समाज में जो अंतिम पायदान पे, निचले पायदान पे जो है उनका उदय, उनका उत्थान, और उस उद्देश्य से अन्न वितरण का जो उद्देश्य रखा गया उसका नाम रखा गया अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना ये वर्ष 2000 ईस्वी में शुरू किया गया और उसके तहत कहा गया कि प्रति माह 25 किलोग्राम अनाज ऐसे परिवार के लोगों को दिया जाएगा और उसमें मुख्य रूप से गेहूं और चावल की बात हुई थी। बाद में 2002 में ये 25 केजी अनाज देने की बात को बढ़ा करके कर दिया गया 35 केजी 2002 में। तो अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत केंद्र सरकार की ये योजना और किस वर्ष हुई? 2000 ईस्वी में। और आप जानते हो 1999 से 2004 में बीजेपी की, वाजपेयी जी की सरकार थी। 1999 से 2004 और उस सरकार के द्वारा ही 2000 ईस्वी में अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें अनाज की मात्रा को फिर 2002 में 25 केजी प्रति माह से बढ़ा करके एक परिवार को 35 केजी किया गया, जिसमें बहुत ही कम 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये केजी पर देने की जिस तरह की बात अभी भी चल रही है। तो अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 2000 में सरकार किसकी थी? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और सरकार का जो 1999 से 2000 का वो केंद्र सरकार का वो पीरियड था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी पद्धति राजस्थान में इस्तेमाल की जाने वाली जल संचयन विधि नहीं है? तो जोहड़, खादीन, टांका, ये सब जो विधि है वो राजस्थान में जल संग्रह करने की विधि है। जोहड़ छोटा छोटा कुंड टाइप का बनाना, खादीन थोड़ा पोखरा का बनाना, टांका भी बांध करके बनाना, तो ये सब राजस्थान में जल संचय करने की विधि है, लोकल विधि है वहाँ पर लोगों की। लेकिन गुल या कुल करके कोई विधि वहाँ पर जल संचयन की कोई विधि गुल या कुल नहीं है, इसलिए आंसर इसमें सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस अनुच्छेद में परिभाषित है कि मूल अधिकार नस्ल, जन्म, पंथ, जन्म स्थान होना चाहिए, पंथ, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव के बिना सभी पर लागू होते हैं? क्वेश्चन हम लोग का है कि किस आर्टिकल में ये कहा गया है कि रेस के आधार पर, बर्थ प्लेस, जन्म स्थान के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, जेंडर
सेक्स के आधार पर यानी लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, विशेषकर सार्वजनिक स्थानों पर। यह हमारा आर्टिकल 15 कहता है। आर्टिकल 15, तो आंसर होगा आर्टिकल 15। अब मैं इस पर थोड़ी बात करूं। मूल अधिकार बहुत बार मैं बात किया हूं, क्योंकि फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, इन सबों से आपके जनरल स्टडी में क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो कभी भी मैं डिस्कशन करता हूं तो फंडामेंटल राइट का मामला कोई ना कोई क्वेश्चन आता है और उस पर मैं कुछ बताने का कोशिश किया हूं। आप जानते हो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में और उसका अनुच्छेदीय विस्तार 12 से 15। 6 मौलिक अधिकार, जिसमें पहला मौलिक अधिकार जो हमारा है समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, और राइट टू इक्वालिटी का, समता का अधिकार का अनुच्छेदीय विस्तार 14 से 18 और उसी में 15 है। 14 बोलता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता, तो विधि के समक्ष किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं, सबके लिए एक विधि एक लॉ। अनुच्छेद 15 बोलता है, जो क्वेश्चन हम लोग का है, कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जन्म स्थान, रेस, नस्ल, जाति, लिंग, धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 16 आपका बोलता है कि किसी भी नियोजन में, सार्वजनिक कोई नौकरी में इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान अवसर, ये तो सरकारी नौकरी में ऐसे समझने के लिए कहिए, सरकारी नौकरी में समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबके लिए समान अवसर, 16 बोलता है। 17 बोलता है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, किसी के साथ छुआछूत का आप बर्ताव नहीं कर सकते हैं। 18 बोलता है उपाधियों का अंत। तो ये 14 से 18 समता का अधिकार, इन अनुच्छेदों के द्वारा भारत के नागरिकों के बीच समान स्थिति, समता का अधिकार को अवधारित किया गया है। अनुच्छेद 15 जो हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में परिभाषित है कि मूल अधिकार नस्ल, जन्म, पंथ, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव के बिना सभी पर लागू होते हैं, तो ये अनुच्छेद 15। अब बाकी भी जो अनुच्छेद हैं ये भी आपका फंडामेंटल राइट से ही रिलेटेड है। अनुच्छेद 21 क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 क्या है? तो किसी भी धर्म को मानने की छूट, किसी भी धर्म में मानने, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, ऐसे समझ ले। स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का अनुच्छेदीय विस्तार 25 से 28 है। तो 25 में ये है कि अपने पसंद का कोई भी धर्म आप मान सकते हैं, किसी धर्म का त्याग कर सकते हैं, इससे आपका कोई भी मौलिक अधिकार प्रभावित नहीं होगा। अनुच्छेद 30 क्या है? तो अनुच्छेद 29 और 30 शिक्षा और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 30 से अल्पसंख्यक वर्ग को अपने संस्कृति, धर्म संस्कृति से संबंधित शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उसका प्रबंधन करने का अधिकार है। तो धर्म, संस्कृति से संबंधित शिक्षण संस्थान स्थापित और
उसका प्रबंधन करने का अल्पसंख्यक माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक वर्ग को अधिकार। और मैं बार बार आपको सजेस्ट करता हूं कि फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड एक एक आर्टिकल आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अब तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित भी एक एक आर्टिकल आप देखें। अब 21 में ही आप जानते हो 21A जोड़ा गया। इसमें क्या है भाई, ये कब जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। इसमें क्या है? तो शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, लेकिन किसके लिए? राइट टू एजुकेशन किसके लिए? आप याद रखोगे, ये 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे के लिए। तो राइट टू एजुकेशन ये जोड़ा गया। 86वां से और भी जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य भी एक जुड़ा, इसकी चर्चा भी हुई थी। तो मौलिक कर्तव्य भी 10 से 11 हुआ 86वां संविधान संशोधन से। फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी इससे ऐड हुआ। तो मेरा एक सजेशन कि आप नागरिकता, मौलिक यानी आर्टिकल 51 क तक एक एक चीज पहले याद कर लीजिए, पूरा आर्टिकल 1 से 51 क तक। फिर आप बहुत से क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़ा कंफर्ट होंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो तो याद ही रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। इसका आंसर हमारा 15 हुआ। मैं बताया भी 15 में क्या है। तो आर्टिकल 15 में क्या है, वो जो क्वेश्चन आपका है कि ये बात, ये प्रोविजन कहाँ पर है, तो अनुच्छेद 15 में। अब हमारे पास क्वेश्चन है, पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? पुर्तगाली आधुनिक समय में भारत आने वाले यूरोपियनों में पहला, या व्यापार के उद्देश्य से भारत आने वाले यूरोपियनों में आधुनिक काल में पहले कौन हुए? पुर्तगाली। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट आया था, और कालीकट का उस समय शासक जमोरियन जो उसका स्वागत किया। और पुर्तगालियों ने ही यूरोप के साथ, यानी यूरोप से पुर्तगाली आए समुद्री मार्ग से, यूरोप से समुद्री मार्ग से भारत पहुंचा जा सकता है, ये सबसे पहले आकर के सिद्ध किसने किया? पुर्तगालियों ने। और उसके बाद भारत के साथ व्यापार करने के लिए अन्य यूरोपीय देश के व्यापारिक कंपनियां भी यहाँ पर आनी शुरू हुई। पुर्तगालियों के लिए कालीकट महत्वपूर्ण रहा, बाद में गोवा पर भी उनका अधिकार रहा। तो और भी क्षेत्र में अंग्रेजों के आने के बाद पुर्तगालियों का यहाँ वर्चस्व सिमटता है। तो पुर्तगाली जो कालीकट से, यानी कालीकट पोर्ट से, या कालीकट से होते हुए कालीकट पोर्ट से यहाँ से जो सूती कपड़े यूरोप में ले जाते थे, तो वहाँ पर उस सूती कपड़े को क्या कहा जाता था? तो उस सूती कपड़े को पुर्तगालियों द्वारा भारत से जो सूती कपड़े ले जाए जाते थे पुर्तगाल में, यूरोप में, वहाँ पर उस कपड़े को कैलिको कहा जाता था। कैलिको कहा जाता था। इसमें कैलिको क्यों कहा जाता था? एक तो कालीकट पोर्ट से जाता था, मेन पोर्ट उनका कालीकट था, और कॉटन
तो इसलिए दोनों से मिलकर के, कालीकट और कॉटन से मिलकर के कैलिको। याद रखना है, पुर्तगालियों द्वारा भारत से कालीकट से ले जाने वाले सूती कपड़े को यूरोप में कैलिको कहा जाता था। इनमें कौन, ये साइंस का क्वेश्चन आता है, हम लोग नीचे हैं। कोयले का वह किस्म जिसमें न्यूनतम कार्बन अंश होता है। ये तो साइंस वाले सर ही बताएंगे, लेकिन फिर भी ये ज्योग्राफी से भी है। तो यहां क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है कि कोयले का वह किस्म, ये एंथ्रेसाइट, बिटुमन्स, लिग्नाइट, पीट, ये सब के सब कोयला का किस्म है। ये कोयले के प्रकार हैं, किस्म हैं, इनकी अलग अलग प्रकृति है, और खास करके ये प्रकृति कार्बन की मात्रा के आधार पर है। तो कोयले का वह किस्म जिसमें सबसे कम कार्बन का मात्रा होता है वो इसमें कौन है? तो आंसर आपका पीट होगा। तो कोयले का पीट में कार्बन सबसे कम होता है। कोयले के पीट कोयला में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, और एंथ्रेसाइट, बिटुमेन्स, लिग्नाइट, पीट, ये सब के सब कोयला के किस्म हैं, और उसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम इसमें किसमें रहती है? तो पीट में। अब ऐसे याद आप रखिएगा, पी से पीट, एल से लिग्नाइट, और बी से बिटुमेन्स, और ए से एंथ्रेसाइट। अब देखिए ये याद रखिए, PlBa यानी कार्बन की मात्रा के आधार पर ये क्रम, कार्बन की मात्रा के आधार पर यह क्रम होगा। PlBa, P for पीट, L for लिग्नाइट, B for बिटुमेन्स, और A for एंथ्रेसाइट। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं, कार्बन की मात्रा के आधार पर P, L, B और फिर A। तो सबसे, ये कार्बन की मात्रा सबसे अधिक क्या बात है? तो कार्बन की मात्रा के आधार पर मैं ये कहा, तो सबसे अधिक कार्बन की मात्रा किस में? एंथ्रेसाइट में। सबसे कम कार्बन की मात्रा किस में? पीट में। परसेंटेज में भी याद रखिएगा, खैर परसेंटेज उतना नहीं पूछता है। तो सबसे कम कार्बन की मात्रा कोयले के किस प्रकार में? तो पीट कोयला में कोयले कार्बन की मात्रा सबसे कम, और ए उधर है। तो एंथ्रेसाइट में कार्बन का अंश सबसे ज़्यादा रहेगा, जिसमें कम रहेगा कार्बन वो ज़्यादा धुआं देगा। तो कोयले के किस प्रकार में, किस में सबसे कम कार्बन होता है? पीट, और ये याद रखिएगा PlBa, और ये क्रम कार्बन की मात्रा के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य वृत्ताकार दिखने का क्या कारण है? ये सर भी डिस्कस करेंगे। ऐसे ये जो कारण होगा वो आपका होगा अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का जब अलग अलग माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है, और उसका जो बेंड होने की बात होती है किसके कारण? माध्यम की घनत्व के कारण, माध्यम की सघनता पर निर्भर करता है। तो वायुमंडल में ऊंचाई के आधार पर वायुमंडल की सघनता, डेंसिटी बदलती जाती है, और इसके कारण अपवर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, और वही कारण है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का दीर्घवृत्ताकार रूप में दिखने का।
तो ये आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आएंगे। हैली धूमकेतु किस वर्ष संभवतः पुनः देखा जा सकता है? हैली धूमकेतु, हैलीज कॉमेट। पहले तो आंसर मैं लगा दूं, उसके बाद इस पे थोड़ी बात होगी। ये एक कॉमेट है। कॉमेट क्या होता है? तो कॉमेट भी ये सूर्य है, तो सूर्य के चारों तरफ जिस तरह से दूसरे प्लैनेट चक्कर काटते हैं, तो उसी तरह से कुछ गैसीय पिंड जो बहुत बड़ा होता है, गैसीय पिंड, गैसों का पिंड भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटता है और उसको कॉमेट कहा जाता है। एक कॉमेट जिसको हैली ने नोटिस किया था, तो उसके नाम पर ही, हैली एक वैज्ञानिक, तो उनके नाम पर ही हैलीज कॉमेट वो कहा जाता है। वो कॉमेट अपना पूरा परिक्रमा वो करता है सूर्य का 76 वर्ष में। उसका परिक्रमण काल कितना है? पूरा तरह से चारों तरफ परिक्रमा करने का उसका काल क्या है? 76 वर्ष। यानी 76 वर्ष में वो अपना पूरा एक चक्कर पूरा करता है 76 वर्ष में। पिछली बार ये हैली का कॉमेट दिखा था 1986 में। 1986 में हैली का कॉमेट दिखा था। अब 1986 में जब आप 76 जोड़ते हो तो आ जाएगा आपका 2062, यानी 2062 ईस्वी में फिर ये दिखेगा। तो ये कब? हैली कॉमेट तो है ही, वो तो अपना चक्कर काट ही रहा है। पृथ्वी से वो दिखा था। ये जो कॉमेट है, स्पेसिफिक कॉमेट जिसको हैली कॉमेट कहते हैं, वो पृथ्वी से दिखा था पिछली बार 1986 में। अब दिखेगा 76 वर्ष के बाद, फिर उस बिंदु पर वो आएगा, यानी पृथ्वी के निकट आएगा और हम लोग को विजिबल होगा। तो वो 2062 में आप लोग देखोगे। हम लोग की संभावना कम है, नहीं है। तो 2062 में फिर हैली धूमकेतु पृथ्वी के निकट से होकर के गुजरेगा और वो पृथ्वी से फिर दृष्टिगत होगा, विजिबल होगा, दिखाई पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन हमारा है, हैली धूमकेतु किस वर्ष पुनः दिखेगा या देखा जा सकता है? तो वो 2062 ईस्वी में। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, पिछली बार हैलीज कॉमेट कब दिखा था? तो आप बताओगे 1986 में। हैली कॉमेट कितने दिनों के बाद दिखता है, या उसका एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगता है? 76 ईयर। किसके परितः वो रिवॉल्यूशन करता है? पृथ्वी के परितः नहीं, पूरे सूर्य के परितः वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटता है। और उस चक्कर काटने में ही 76 वर्ष के बाद, यानी 76 वर्ष में पूरा चक्कर काटता है, तो किसी भी बिंदु पर फिर वो 76 वर्ष के बाद आएगा, किसी भी बिंदु पर। तो पृथ्वी के निकट भी फिर वो 76 वर्ष के बाद आता है। तो हैली धूमकेतु, इसको पुच्छल तारा भी, क्योंकि किसी भी खगोलीय पिंड के पास जाता है तो उसका पार्ट उसके नज़दीक होता है, उस पर उसके ग्रेविटेशनल पुल के कारण वो थोड़ा सिकुड़ जाता है। तो वो झाड़ू की आकृति का पृथ्वी से दिखेगा। जो उसका पार्ट वो एकदम सिलिंड्रिकल होता है, ऐसा सिलिंड्रिकल होगा। तो जो पार्ट पृथ्वी के निकट होगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से वो थोड़ा सा वो गैसीय पिंड का वो पार्ट क्या होगा? सिकुड़ा हुआ होगा। और जो दूर होगा वो फैला हुआ होगा। इसको पुच्छल तारा भी इसीलिए कहते हैं, पुच्छल तारा भी कहते हैं। सूर्य के पास से नहीं, यहाँ पर पृथ्वी के निकट, जब भी सूर्य के एकदम निकट थोड़ी हो जाता है, तो बहुत दूर होकर के घूम रहा है। तो जिस भी नज़दीक के किसी खगोलीय पिंड के नज़दीक जब जाता है तो उसका जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, तो उसके नज़दीक का वो जो पार्ट होता है कुछ सिकुड़ जाता है, और दूर जो पार्ट रहता है, जैसे पृथ्वी के निकट है तो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल पुल से उसका कुछ पार्ट सिकुड़ता है, और वो सिकुड़ा हुआ रहता है। जो दूर रहता है, जो डिस्टेंट वाला पार्ट उसका रहता है, वो फैला हुआ रहता है, इसलिए वो दिखाई पड़ता है झाड़ू की आकृति का। इसलिए उसको पुच्छल तारा, पूंछ वाला तारा, इस तरह से भी कहते हैं। क्वेश्चन हमारा, हैली धूमकेतु किस वर्ष संभवतः दिखेगा? तो 2062 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं कब? तो देखिए, भूमध्य रेखा, इक्वेटर,
0 डिग्री अक्षांश। तो सामान्यतः सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ती हैं? इक्वेटर के पास। लेकिन हमेशा स्थिति ऐसा नहीं, एकदम सीधी पड़ेंगी वर्ष में 2 बार। वर्ष में 2 बार भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं। और वो कब, ये भी हम लोग को जानना चाहिए। तो सूर्य की किरणें इक्वेटर पर वर्ष में 2 बार सीधी पड़ती हैं, और वो आपका डेट हो जाता है 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च, यहां देख लीजिएगा, 21 मार्च और 21 मार्च और 23 सितंबर, ये सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर, विषुवत रेखा पर, इसको जो बोलिए विषुवत रेखा भी बोल सकते हैं, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के सामने, या भूमध्य रेखा, या इक्वेटर के सामने पड़ेंगे। कब? 21 मार्च को और 23 सितंबर को। और इस दिन विश्व में सभी जगह दिन और रात बराबर होंगे। क्या होंगे? दिन और रात बराबर होंगे, यानी दिन और रात की अवधि बराबर होगी, एकदम बराबर होगी। कब? तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है 21 मार्च। और इसको क्या कहते हैं? जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर एकदम सीधी पड़ती हैं, दिन रात बराबर होता है, तो उसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स इसको बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं। तो भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं कितनी बार, ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो वर्ष में 2 बार, 21 मार्च और 23 सितंबर को। दिन और रात उस दोनों दिन बराबर होगा विश्व में सभी जगह, और इस स्थिति को इक्विनॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपका फिर 74 नंबर देखिए, ये तो साइंस का क्वेश्चन। हाफलॉन्ग हिल स्टेशन, हाफलॉन्ग हिल स्टेशन कहाँ है? ये हिल स्टेशन है असम में। हाफलॉन्ग हिल स्टेशन असम में है, और इसको पूर्वोत्तर भारत का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। हाफलॉन्ग हिल स्टेशन जो असम में है, इसको पूर्वोत्तर भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। यहाँ की जलवायु की स्थिति जो होती है वो बड़ा ही प्लीजेंट होगा, स्विट्जरलैंड में जिस तरह से है, तो इसलिए इसको पूर्वोत्तर भारत का, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। हाफलॉन्ग हिल स्टेशन किस राज्य में है भारत के? तो असम में, और इसको पूर्वोत्तर भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर हम लोग का क्वेश्चन 86 नंबर पे है। किस राष्ट्रीय उद्यान को एशियाई सिंहों के लिए जाना जाता है? तो आंसर होगा एशियाई सिंहों के लिए, एशियन लायन के लिए जाना जाता है गिर राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ है? ये आपको गुजरात में, गुजरात में एक और है, वो है कच्छ अभयारण्य, और ये भी गुजरात में, और ये जंगली गधों के लिए है। कार्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कान्हा, ये मध्य प्रदेश में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। ये सब याद रखना है। और इन सब के जगह पर
ABC में यानी कॉर्बेट, कान्हा, बांदीपुर, इसमें खास करके टाइगर रिजर्व के लिए भी इसको बनाया गया है। टाइगर रिजर्व भी है यहाँ पर। तो कॉर्बेट उत्तराखंड, कान्हा मध्य प्रदेश, बांदीपुर कर्नाटक, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात और कच्छ उद्यान जो है वो भी गुजरात में, वो जंगली गधों के लिए। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है बहुत बार, ये एक ही ऐसा है कच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल से भय, ये रेबीज होता है, फिर सर उसमें बताएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 96 पे। अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार पीड़ित स्मृति रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? दिवस से क्वेश्चन हमेशा रहता है, ये थोड़ा नहीं। अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार पीड़ित स्मृति और रोकथाम दिवस, कोई भी ऐसा नरसंहार हो रहा है, चाहे वो आतंकवादी गतिविधियों से या कुछ और से, तो उसको उन पीड़ितों के स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस एक मनाया जाता है, और वो है 9 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार पीड़ित स्मृति और रोकथाम दिवस कब? तो 9 दिसंबर। जबकि आप जानते हो 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है। मानवाधिकार दिवस, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे, ये 10 दिसंबर। और दिसंबर में एक और 1 दिसंबर सबको याद है, एड्स दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिसंबर 2019 में अतुल्य भारत रोड शो कहां आयोजित किया गया? ये सिंगापुर में। करंट का क्वेश्चन है। दिसंबर 2019 में अतुल्य भारत रोड शो कहां आयोजित किया गया था? सिंगापुर में। फिर आगे क्वेश्चन हम लोग देखें। नेपाल में 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में भारत ने कितने पदक प्राप्त किया? ये 13वां दक्षिण एशियाई खेल जो हुआ, ये 2019 में ही हुआ था। 2019 में दक्षिण एशियाई खेल, और इसमें भारत को कितना कुल पदक, सभी तरह के पदकों को जोड़ने पर भारत को सब 312 पदक प्राप्त करके दक्षिण एशियाई खेलों में जो नेपाल में काठमांडू में हुआ था, वो भारत सबसे शीर्ष पर रहा और कुल पदकों की संख्या 312 रही। तो 13वां दक्षिण एशियाई खेल कहाँ हुआ? नेपाल में हुआ। कब हुआ? 2019 में हुआ। उसमें भारत सबसे शीर्ष स्थान पे था, सबसे ऊपर था। और भारत को कुल कितने पदक मिले? सभी तरह के पदकों का योग किया जाए तो 312 पदक। और प्रथम दक्षिण एशियाई खेल जो हुआ था, वो हुआ था 1984 में। 1984 में पहला हुआ था। ये भी हुआ था नेपाल में ही, ये भी नेपाल में हुआ था। तो प्रथम दक्षिण एशियाई खेल कब? ये भी ट्रेडिशनल जीके में हो सकता है। तो 1984 में नेपाल में, और अभी करंट में हो सकता है 2019, यहाँ तक भी करंट ही चलता है। तो 2019 में जो हुआ वो 13वां हुआ। कहाँ पर हुआ? नेपाल में हुआ। और उसमें भारत को कुल कितने पदक मिले हैं? 300 कितने पदक मिले? 312 पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिसंबर 2019 में तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया सचिव स्तर संवाद कहां आयोजित किया गया? ये नई दिल्ली में हुआ था। यह दिसंबर 2019 में ये नई दिल्ली में भारत ऑस्ट्रेलिया सचिव स्तर का संवाद हुआ था, और वो कहां हुआ था? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्न में कौन मिस यूनिवर्स 2019 बनी? मिस यूनिवर्स 2019 कौन बनी? 2019 की मिस यूनिवर्स ये जोजी बिनी टुंजी, ये साउथ अफ्रीका की है। तो 2019 की मिस यूनिवर्स जोजी बिनी टुंजी बनी और वो साउथ अफ्रीका से है। और हम लोग को एक क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब किसको मिला था? मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब टोनी एन सिंह को मिला था। टोनी एन सिंह को मिला था और ये जमैका की है, जमैका की। कौन मिस यूनिवर्स 2019 बनी? जोजी बिन्नी टुंजी साउथ अफ्रीका के। मिस वर्ल्ड 2019 बनी थी टोनी एन सिंह जमैका के। और ये हमारे जीके का भी अंतिम क्वेश्चन हुआ और इस सेट का अंतिम क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट सेट के साथ हम मिलेंगे और क्वेश्चन को फिर डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।